Welcome to the new lecture of Information Security Design Principles। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जब हम एक सिस्टम बना रहे हैं तो उसके डिज़ाइन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, फंडामेंटल सिक्योरिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स कौन से हैं। हम इस लेक्चर के अंदर इन प्रिंसिपल्स को देखेंगे, इन रूल्स को देखेंगे कि किन रूल्स को फॉलो करते हुए, किन प्रिंसिपल्स को देखते हुए कि एक हम अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसके स्टार्ट में हम ये देखना जा रहे हैं कि अभी तक ये सिक्योरिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। ये सिक्योरिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल बेसिकली हैं क्या। हमारे इतने साल गुजर जाने के बावजूद, इतनी रिसर्च के बावजूद, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बावजूद, इट इज़ नॉट बीन पॉसिबल टू डेवलप द सिक्योरिटी डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि इस तरह का कोई एक सिक्योरिटी डिज़ाइन या इम्प्लीमेंट कर सकें जो हमारे पास सिस्टमेटिकली एक्सक्लूड द सिक्योरिटी फ्लॉज, हमारे सिक्योरिटी फ्लॉज को क्या कर सके, वो एक्सक्लूड कर सके। कहने का मतलब ये है कि प्रिवेंट कर सके तमाम ऑल अनऑथराइज एक्शंस को, ठीक है, जितने भी अनऑथराइज एक्शन हैं उनको क्या कर सके, वो प्रिवेंट कर सके। तो इसके लिए हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इस सिस्टम की जो फुल प्रूफ सिस्टम है, जो टेक्निक्स हैं, उनकी अनअवेलेबिलिटी में तो हमारे लिए ये कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल हैं। अगर इनके ऊपर एग्री किया गया, इनको किसने एग्री किया, नेशनल सेंटर्स ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, उसने ये कहा कि अगर इन सिस्टम्स को, ठीक है, फॉलो किया जाए, किसके साथ मिलकर ये उसने बनाए थे, यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर ये बनाए थे एनसीएई ने। तो उसने ये कहा कि अगर इन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए तो हम एक अपना अच्छा सिक्योर सिस्टम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले इनके रूल्स के हम ये देखने हैं कि सिक्योरिटी प्रिंसिपल बाय यूएस नेशनल एजेंसी एंड द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द होमलैंड सिक्योरिटी। ये हमारे पास 8 रूल्स हैं डिफरेंट, जो हमारे पास प्रिंसिपल हैं, फंडामेंटल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं। जो हम एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो उसके जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं कि एक हमारे पास इकोनॉमी ऑफ द मैकेनिज्म, फेल सेफ डिफ़ॉल्ट, कंप्लीट मेडिएशन, ओपन डिज़ाइन, सेपरेशन ऑफ प्रिविलेजेस, लीस्ट प्रिविलेजेस। तो ये हमारे पास क्या है, इसी तरह लेयरिंग, लीस्ट ऑस्टोनेशमेंट, ठीक है। अब हमारे पास हमने ये आगे क्या करने हैं, डिटेल के अंदर डिस्कस करने हैं कि ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इनकी हम डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रिंसिपल है इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज्म। इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज्म जैसे उसका नाम बता रहा है, उसका हमें नाम इंडिकेट कर रहा है, ये बताया जा रहा है कि हमने क्या करना है, सिस्टम को सिंपल रखना है। जितना हो सकता है कि हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए, ठीक है, जितने भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं या मेजर्स ले रहे हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, कोई हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, शुड बी एज सिंपल एंड स्मॉल एज पॉसिबल, कि जितना भी हमारे पास सिंपल हो सकता है उसे सिंपल हमने रखना है, जितना भी स्मॉल हो सकता है उसको स्मॉल रखना है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारा सिंपल होगा तो ईजियर टू टेस्ट एंड वेरीफाई थ्रोली, हमें उसको टेस्ट करना, वेरीफाई करना क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। जितना हमारे पास क्या होता जाएगा, ये सिस्टम कम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है, विद अ कम्प्लेक्स सिस्टम, कम्प्लेक्स डिज़ाइन, तो हमारे पास क्या होगा, देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दैट, ठीक है, एडवर्सरी टू डिस्कवर सब्टेबल या वीकनेसेस। हमारा जो भी हमारे सिस्टम को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है या हमारे सिस्टम के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो उसके ऊपर क्या करेगा, उसको फ्लॉज ज़्यादा मिलेंगे, वीकनेसेस हमारे सिस्टम के अंदर ज़्यादा होंगी, ठीक है, वो हमें सिस्टम के ऊपर क्या कर सकता है, ज़्यादा अटैक कर सकता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सिंपल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, अगर हमारे पास क्या होगा, हमारा डिज़ाइन सिंपल होगा तो उसको कॉन्फ़िगर करना, उसको बनाना, उसको मैनेज करना भी हमारे लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि द बेस्ट दैट कैन बी डन इन कीप दिस प्रिंसिपल इन माइंड ड्यूरिंग द सिस्टम डिज़ाइन, कि जब हम सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होंगे तो इसे आपने क्या रखना है, अपने माइंड में रखना है। ट्राई टू एलिमिनेट द अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी, रिमेंबर दैट, मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर देता हूँ वो अल्फाज कि हमारी जो अननेसेसरी, ठीक है, हमारे पास जितनी भी हमारी अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी है उसे क्या करना है, आपने एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। ये हमारा पहला असूल है इकोनॉमी ऑफ द मैकेनिज्म, कि हम अपना एक मैकेनिज्म या सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो उसको क्या रखना है, आपने सिंपल रखना है। दूसरा हमारे पास क्या है, फेल सेफ डिफ़ॉल्ट, कि इसका क्या मतलब है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे देखना है कि आप लोगों ने कुछ चीज़ों में देखा होगा कि हमारे जब एक सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं, इवन कि आप लोग कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हो तो उसकी डिफ़ॉल्ट क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है, और वो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पास क्या रखा जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी सिक्योरिटी ही इम्प्लीमेंट की जाती है,
ठीक है, इतना उसको सिक्योर रखा जाता है, मीन कि हमारी कोशिश होती है कि कोई उसको एक्सेस ना कर सके। फॉर एग्जांपल कि अगर हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं कि खुद से एक्सेस डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द परमिशन रेदर देन द एक्सक्लूजन, कि हमारे पास इस तरह के एक्सेस डिसीजन होने चाहिए, किसी परमिशन होनी चाहिए एक्सेस डिसीजन, यानी कोई ना कोई हमारे मैकेनिज्म इंप्लीमेंट होना चाहिए कि अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट रखेंगे तो डिफ़ॉल्ट उसकी क्या होती है हमारे पास कि एक्सेस नहीं मिलती, एक्सक्लूजन होती है कि वो एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे मोस्टली हमारे पास फाइल एक्सेस सिस्टम्स हैं, क्लाइंट सर्वर सिस्टम है, उसके अंदर डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग की होती है उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हमें क्या रखा जाता है कि वो फाइल्स को एक्सेस ही नहीं कर सकते। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, अगर वो एक्सेस कर सकते हैं कोई ना कोई डिसीजन या कोई ना कोई रूल्स की बेस पे ऊपर क्या होती है उनको एक्सेस मिलती है, अदरवाइज वो एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास क्या कहा जाता है कि हमारे पास फेल सेव डिफ़ॉल्ट मीन दैट एक्सेस डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द परमिशन, ठीक है, रेदर देन एक्सक्लूजन। दिस मीन इसका मतलब यह है कि डिफ़ॉल्ट सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या होती है, लैक ऑफ एक्सेस होती है कि हम उसको एक्सेस नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ये हमारा डिज़ाइन का दूसरा प्रिंसिपल है कि हमारे पास क्या करना चाहिए। वन द अदर हैंड डिज़ाइन इज़ इम्प्लीमेंटेड मिस्टेकिंग, ठीक है, जब हम क्या कर रहे होंगे इसके अंदर हम इसको डिज़ाइन कर रहे होंगे, ठीक है, तो हम कर सकते हैं उसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक कर सकते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई हम अपना डिज़ाइन मैकेनिज्म हो सकता है गलत इंप्लीमेंट कर दें। तो इसलिए बेसिकली यही क्या किया जाता है, फेल सेव डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया जाता है कि जैसे हमारे पास कोई भी हम डिज़ाइन करें, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन मिस्टेक्स इन मैकेनिज्म दैट गिव्स एक्सप्लिसिट परमिशन टेंड्स टू फेल बाय रिफ्यूजिंग द परमिशन। ठीक है, तो हमारे पास ये हो सकता है कि अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है अगर हम उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, अगर हम कोई क्या कर रहे हैं कोई मैकेनिज्म उसके ऊपर अपना इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जब कोई अपना मैकेनिज्म उसके ऊपर क्या करेंगे इंप्लीमेंट करेंगे, हो सकता है कि हम कोई गलत मैकेनिज्म उसके ऊपर अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा रूल है। इसी तरह हमारे पास तीसरा प्रिंसिपल ये है कि हमारे पास कंप्लीट मेडिएशन। कंप्लीट मेडिएशन से क्या मुराद है, एवरी एक्सेस मस्ट बी चेक्ड अगेंस्ट द एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। ये नहीं है कि हमारा सिस्टम चल रहा है तो हमें उसके दरमियान कोई हमारा सिस्टम एनालिस्ट या कोई भी पर्सन उसको चेक नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसकी कंप्लीट मेडिएशन होनी चाहिए कि हमारे जितने भी सिस्टम है उसको क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। सिस्टम शुड नॉट रिलाई टू एक्सेस डिसीजन रिट्रीव फ्रॉम द कैशे। ठीक है, हमारे पास कैशे के ऊपर सिर्फ रिलाई नहीं करना चाहिए, शुड नॉट यूज़ कैशे। ठीक है, कि सिर्फ हमारे पास क्या करें कैशे के अंदर जैसे हमारे पास होती हैं लास्ट डिसीजन एक्सेस होते हैं उसी की बेस पर क्या हो रहा है यूज़ हो रहा है। ठीक है, कि हमने उसका मैकेनिज्म चेंज कर लिया लेकिन कैशे के अंदर हमारा पुराना मैकेनिज्म था, ठीक है, उसी की बेस पर उसको क्या मिली जा रही है, एक्सेस मिली जा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार उसको चेक करना पड़ेगा। ट्रेड ऑफ से मुराद यह है कि हमें उसके अपने टाइम की या अपने जो पर्सनल है उसकी क्या देनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है, चेक करने के लिए बार बार इसको, जैसे हमारे पास कहते हैं लॉग फाइल्स जैसे होती हैं तो लॉग फाइल्स हम क्या करते रहते हैं, बार बार चेक करते रहते हैं कि कोई इंट्रूडर या कोई हमारे पास एक्सटर्नल पर्सन क्या नहीं हो रहा, उसके हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट मेडिएशन की ज़रूरत होती है। कंप्लीट मेडिएशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी सिस्टम है तो इसके अंदर ये कहता है कि इफ़ एक्सेस डिसीजन आर रिकमेंडेड फॉर द फ्यूचर यूज़ केयरफुल कंसिडरेशन भी गिवन। तो हमारे पास जितने भी हमारे पास प्रिंसिपल होगा, कितने भी रूल्स उसके हमें केयरफुली या कंसिडरेशन की ज़रूरत होगी कि हम उसे चेक करते रहें वक्त के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ओपन डिज़ाइन। ओपन डिज़ाइन का क्या मतलब है, ठीक है, ओपन डिज़ाइन की मतलब ये है कि हमारे पास डिज़ाइन ऑफ द सिक्योरिटी, कि कोई भी हमारे पास सिक्योरिटी का मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं शुड बी ओपन रेदर देन द सीक्रेट। सीक्रेट की बजाय क्या होना चाहिए, वो ओपन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई इंक्रिप्शन की यूज़ कर रहे हैं तो हमारी इंक्रिप्शन की क्या होनी चाहिए, सीक्रेट होनी चाहिए, बट जो हमारा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है शुड बी ओपन टू पब्लिक सिक्योरिटी। ठीक है, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए क्या होना चाहिए, हमारा ओपन होना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे पास द एल्गोरिथम कैन बी रिव्यूड बाय मैनी एक्सपर्ट, ठीक है, एंड यूज़र कैन देयरफॉर हैव हाई कॉन्फिडेंस इन देम। तो इस मीन कि आल्सो इंक्रिप्शन की मस्ट बी सीक्रेट, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम शुड बी ओपन टू पब्लिक सिक्योरिटी। ठीक है, ये हमें किसने, नेशनल सिक्योरिटी हमारे पास निस्ट अप्रूव्ड एल्गोरिथम हैं, वो भी हमारे पास जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड कि जिसने भी हमारे एल्गोरिथम है, जैसे हमारे पास एक हमारे पास जो मोस्टली ज़्यादा यूज़ होने वाला एल्गोरिथम है, ठीक है, जिसको हम हैश एल्गोरिथम, वो भी इसी तरह के अप्रूव्ड हैं कि हमारे उनकी जो इंक्रिप्शन चीज़ हैं वो क्या होती है, सीक्रेट होती हैं, बल्कि हमारे जो एल्गोरिथम है वो क्या है, ओपन है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेपरेशन ऑफ प्रिविलेजेस, ये एक और रूल है हमारे पास कि हमारे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स मल्टीपल यूज़र होते हैं, मल्टी फैक्टर यूज़र अथेंटिकेशन होती है। ठीक है, तो हमारे पास हर यूज़र को क्या किया जाता है चाहिए, अलहदा से मल्टीपल प्रिविलेजेस एट्रीब्यूट्स आर रिक्वायर्ड टू अचीव द एक्सेस टू आर रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज। जितने भी हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जितने भी इसकी एक्सेस है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए हमारे पास
हमने प्रिविलेजेस को सेपरेट कर देना चाहिए। मल्टीपल यूज़र ऑथेंटिकेशन मीन कि हमारे पास यूज़र जो ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, इसके मल्टीफायर यूज़र ऑथेंटिकेशन की एग्जांपल अगर हम ये देखते हैं, विच रिक्वायर यूज़ ऑफ मल्टीपल टेक्निक सच एज पासवर्ड हमारे पास यूज़ हो गए, स्मार्ट कार्ड हो गए, टू ऑथराइज द यूज़र को ऑथराइज करने के लिए हमारे पास क्या करें, हम मल्टीपल प्रिविलेजेस भी क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑथेंटिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। मीन कि हो सकता है कि जैसे हमारे पास मल्टी लेयर होती है, ठीक है, मल्टी लेयर हमारे पास यूज़ करते हैं, वो भी आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी जो सिक्योरिटी होती है, ठीक है, उसके अंदर सेपरेशन ऑफ प्रिविलेजेस से मुराद ये है कि जब हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके हमारे पास मल्टीपल मीन के एक यूज़र को हम क्या कर रहे हैं, उसके पासवर्ड से भी ऑथेंटिकेट कर रहे हैं और उसको किससे ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, उसके कार्ड से भी क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, वो मल्टी एट्रीब्यूट्स क्या हो सकती है, एक्सेस हो सकती है, रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। तो इसी तरह हमारे पास एक नेक्स्ट हमारे पास लीस्ट प्रिविलेजेस। लीस्ट प्रिविलेजेस से मुराद यह है कि जिस यूज़र को जितनी रिक्वायर्ड प्रिविलेजेस हैं, जितनी रिक्वायर्ड हैं, क्या होना चाहिए, उतना ही उसको एक्सेस मिलनी चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए। जितने भी हमारे पास क्या है यूज़र हैं, ठीक है, कि मिल के एवरी प्रोसेस एंड एवरी यूज़र ऑफ द सिस्टम शुड ऑपरेट यूजिंग द लीस्ट सेट ऑफ प्रिविलेजेस, कि जितने भी हमारे पास उसको प्रिविलेजेस हैं वो कम से कम मिलनी होनी चाहिए। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मीन कि जिसका जितना रोल है उसको उतनी क्या मिलनी चाहिए, एक्सेस मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास यूज़र इसके अंदर होती है स्विच यूज़र कमांड लिनक्स के अंदर होती है कि वो यूज़र को हमें क्या करना पड़ता है, स्विच करना पड़ता है। पहले हमारे जब हम सिंपल यूज़र से उससे कनेक्टेड होते हैं, कोई ऐसा काम करने लगते हैं, तो वो हमें कहता है कि अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस से लॉग इन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर क्या करें, उसको लॉग इन करें, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो हमारे जिससे हम पहले लॉग इन होते हैं उस से हमें जो प्रिविलेजेस होती हैं वो हमारी कम प्रिविलेजेस होती हैं। तो जब हमें कोई ऐसा काम करने लगता है जो हमारे सिस्टम के अंदर चेंजिंग आ रही होती है, तो वो हमें कहता है कि सब अपने क्या करें, लॉग इन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, तो हमें उसे लॉग इन होना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह ये एक हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है, जिसके अंदर हमें ये बताना पड़ता है कि हमें क्या होनी चाहिए, प्रिविलेजेस कम से कम होनी चाहिए, लीस्ट कॉमन मैकेनिज्म होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लीस्ट कॉमन मैकेनिज्म के इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिज़ाइन शुड मिनिमाइज द फंक्शन शेयर्ड बाय द डिफरेंट यूज़र, कि हमारा डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि हमारे फंक्शन वो ऐसे फंक्शन कम से कम होने चाहिए जो बहुत सारे यूज़र के दरमियान क्या हो रहे हो, शेयर्ड हो रहे हो, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर हम ये कहते हैं कि इस तरह के हमारे कोई फंक्शन होंगे जो कम लोगों के दरमियान क्या होंगे, शेयर्ड होंगे, ठीक है, तो हमारे पास म्यूचुअल सिक्योरिटी, हमें अगर शेयर्ड होगा तो हमें उसके ऊपर म्यूचुअल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। जब अगर म्यूचुअल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इसमें मिलकर सबके लिए सेम रूल बनाना पड़ेगा। तो इससे पीछे जो हमने क्या पढ़ा है, लीस्ट प्रिविलेजेस के हमें जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी क्या मिलनी चाहिए, एक्सेस मिलनी चाहिए, वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हमारे कॉमन फंक्शनैलिटी है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मैकेनिज्म, ये क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। मीन के जितने भी हमारे पास कॉमन फंक्शंस हैं वो क्या होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या होगा, ये जो प्रिंसिपल है ये हमें किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, रिड्यूस द नंबर ऑफ अनइंटेंडेड कम्युनिकेशन पाथ एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। हमारे पास से हमारा हार्डवेयर की बच जाएगा, सॉफ्टवेयर भी बच जाएगा, ऑन विच ऑल यूज़र डिपेंड, जिसके ऊपर सारे यूज़र क्या कर रहे होंगे, डिपेंड कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमें इसको ईजी करने के लिए, ठीक है, तो हमें इसको क्या करने के लिए, देयर आर एनी अनडिज़ायरेबल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन, तो हमारे पास अनडिज़ायरेबल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन आए, हम इसे क्या कर देते हैं, कॉमन मैकेनिज्म को कम से कम रखा जाता है। इसके बाद है साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी। साइकोलॉजिकल हमारे पास एक्सेप्टेबिलिटी से क्या मुराद है कि ये हमारे पास इम्प्लाइज दैट द सिक्योरिटी मैकेनिज्म शुड नॉट इंटरफेयर, कि जो हमारा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है अनड्यूली विद द वर्क ऑफ यूज़र, तो हमारे पास क्या है कि एट अ सेम टाइम मीटिंग द नीड्स ऑफ दोज हु ऑथराइज द एक्सेस। अगर हमारा सिक्योरिटी मैकेनिज्म इस तरह है, ठीक है, हमारे पास एक्सेसिबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, कि हमारा हर बंदा क्या कर रहा है, उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम किसी को एक्सेस नहीं देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि एक बंदे को हमारे ऑफिस में किसी नेटवर्क की ज़रूरत है, इंटरनेट की ज़रूरत है, ठीक है। अगर हमने उसको क्या नहीं किया हुआ, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं दी हुई, अगर हम उसको इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं दे रहे तो वो क्या करेगा, ठीक है, वो अपने उसको उसकी ज़रूरत है तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो हमें जब उसको हम क्या करेगा, वो अगर हमारा इंटरनेट नहीं चलता, सिर्फ एक दो वेबसाइट चलती है, तो उसके ऊपर वो प्रॉक्सी सर्वर या कि इस तरह की कोई और सर्वर क्या करने की कोशिश करेगा, इम्प्लीमेंट करके उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि अगर हम सिक्योरिटी एक्सेसिबिलिटी के अंदर ये देख रहे हैं कि एक्सेसिबल सिक्योरिटी मैकेनिज्म शुड बी ट्रांसपेरेंट टू द यूज़र ऑफ द सिस्टम, जितने भी हमारे पास यूज़र्स हैं, ठीक है, जितने भी सिस्टम है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हर एक के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी मैकेनिज्म शुड नॉट इंटरफेयर इन डेली
with the work of user while at the same time meeting the needs of those who authorize the access। ठीक है कि हमारे पास जो दूसरे यूज़ हैं वो उसको एक्सेस कर रहे हैं, और हमारे जो अगर हम ये कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है हमने लोगों की ज़रूरत है उसको एक्सेस देने की, लेकिन हमने उसको एक्सेस नहीं दी हुई, उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। यूज़र में ऑफ टू द टर्न ऑफ दूस मैकेनिज्म, तो वो क्या यूज़र क्या करने की कोशिश करता है, फिर उनको उन मैकेनिज्म को टर्न ऑफ करके या किसी और मैकेनिज्म की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी मीन कि सबके लिए ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो हमारे यूज़र के लिए एक्सेप्टेबल हो, यूज़र के लिए एक्सेप्टेबल भी हो और हमारे यूज़र जो है उसको क्या कर सके, फॉलो भी करें। इसके बाद हमारे पास नाइन्थ है हमारे पास नेक्स्ट आइसोलेशन। आइसोलेशन से क्या मुराद है, आइसोलेशन मीन कि हमारे पास पब्लिक एक्सेस सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम क्रिटिकल रिसोर्सेज। हमारे जो क्रिटिकल रिसोर्सेज होते हैं मीन के देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं कि हर पब्लिक क्या कर सके, एक्सेस कर सके। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास क्या है, हम चाहते हैं कि नहीं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो अपर मैनेजमेंट है वो उसको क्या करे, एक्सेस करे। ठीक है, तो हमें सबके लिए क्या करनी चाहिए, आइसोलेशन करनी चाहिए। उनके लिए हो सकता है हमारे पास जो क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं उनके लिए हमें अलहदा सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाना चाहिए, उसके ऊपर अलहदा हमें कोई सर्वर इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है, या फायरवॉल्स इंप्लीमेंट करनी चाहिए। जो भी हम सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उनको आइसोलेट कर देना चाहिए कि जो हमारे पब्लिक एक्सेस रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो अलहदा हों और जो हमारे क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं वो क्या हों, अलहदा हों। ठीक है, या हमारे रिसोर्सेज हैं या कोई प्रोसेसेस हैं। इफ़ सेंसिटिविटी और क्रिटिकली ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ हाई, अगर हमारी सेंसिटिविटी या क्रिटिकलिटी हमारे क्या है, हाई है, ऑर्गेनाइजेशन में वांट टू लिमिट द नंबर ऑफ सिस्टम ऑन विच दैट डाटा इज स्टोर्ड, ठीक है, एंड आइसोलेट दैम, कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे चाहिए कि उस सिस्टम के ऊपर हमारे दूसरे जो सिस्टम हैं, जो हमारे टर्मिनल्स हैं, जो यूज़र उसको यूज़ कर रहे हैं, उनको क्या कर दे, उनकी लिमिट को, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, लिमिटाइज कर दे और उनको आइसोलेट कर दे। ठीक है, फिजिकली या लॉजिकली, जैसे भी हम फिजिकली करना चाहते हैं तो फिजिकल अगर हमारे पास इस तरह रिसोर्सेज हैं तो हम फिजिकली उसको क्या कर दें, सेपरेट कर दें। और अगर हमारे पास इस तरह के रिसोर्सेज हैं कि हम उसको सिर्फ नहीं फिजिकली नहीं कर सकते तो हम उसको लॉजिकली कोई ना कोई सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करके हम उनको क्या कर, उनकी एक्सेस को अलहदा कर दें। द प्रोसेस एंड फाइल्स ऑफ द इंडिविजुअल यूजर शुड बी आइसोलेटेड फ्राम वन अनदर एक्सेप्ट वेयर इट इज़ एक्सप्लिसिटली डिजायर, कि हमारे जो यूज़र हैं, ठीक है, या फाइल्स हैं किसी एक इंडिविजुअल यूज़र की, हर एक की क्या होनी चाहिए, एक्सप्लिसिटली अलग-अलग एक्सेस होनी चाहिए, अनटिल हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम खुद से उसको क्या नहीं कर देते, एक साथ इंप्लीमेंट नहीं कर देते। ठीक है, तो प्रोसेस एंड फाइल इंडिविजुअल यूज़र शुड बी आइसोलेटेड। जितने भी प्रोसेसेस हैं या फाइल्स हैं हर यूज़र के लिए क्या होनी चाहिए, अलहदा होनी चाहिए। अगर हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि उनको क्या कर दें, हम एक्सप्लिसिटली एक साथ रख दें। इसी तरह जितने भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म हैं, सिक्योरिटी मैकेनिज्म शुड बी आइसोलेटेड इन सेंस ऑफ प्रिवेंटिंग द एक्सेस ऑफ दूज मैकेनिज्म। ठीक है, उनको उन मैकेनिज्म को भी मजीद प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो भी क्या होने चाहिए, आइसोलेटेड होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसके अंदर अगर हम ये बात करते हैं कि द सिक्योरिटी डिज़ाइन शुड बी मॉडुलर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास किसकी बात आ गई, हमारी आइसोलेशन की, कि आइसोलेशन के अंदर हम क्या कर देते हैं कि जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी या डिज़ाइन होगा उसको हम क्या कर देंगे, अलहदा कर देंगे, या लेयरिंग के अंदर भी हो सकता है, उसको क्या कर दें, हम इम्प्लीमेंट कर दें। ठीक है, हमारे जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म शुड बी आइसोलेटेड। ठीक है, हमारी सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होने चाहिए, आइसोलेटेड होने चाहिए इन द सेंस ऑफ प्रिवेंटिंग एक्सेस ऑफ दूज मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल मे प्रोवाइड टू मीन्स आइसोलेटिंग द क्रिप्टोग्राफिक सॉफ्टवेयर from other part of the host system and for protecting the cryptographic software from tampering and the keys from the, ठीक है, हमारे पास रिप्लेसमेंट ऑफ द डिस्क्लोजर। तो जितने भी हमारे सिस्टम हैं, ठीक है, हम उनको क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। हमारी जो क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं उनको आइसोलेट कर सकते हैं, किससे, हमारे जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं उनको। इसके बाद है हमारे पास इनकैप्सुलेशन। जैसे आप इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि उसके अंदर हम एक क्लास का डाटा जो है दूसरी क्लास से क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। जितने भी हमारे पास डाटा मेंबर्स होते हैं या फिर हमारे पास मेंबर फंक्शंस होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि एक क्लास का दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारे इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसके अंदर भी हमारे पास सेम कंसेप्ट है, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ आइसोलेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शनैलिटी। The internal structure of the data object is accessible only to the procedure of the protected subsystem and the procedure may be called only at the design domain entry point।
मीन कि हमारे जो जितने भी प्रोसेसेस हैं वो वहाँ पे कॉल हो सके। जैसे मैंने आप लोगों को क्लासेस की और अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जांपल दी कि एक क्लास का अगर हमारे पास मेंबर फंक्शन है तो हम उसको इस तरह बनाएंगे कि उसी क्लास के अंदर अगर कॉल हो सकता है तो वहीं पे कॉल हो सके, ठीक है, वो उसका डोमेन एंट्री पॉइंट है, ठीक है, सिर्फ उसी के अंदर कॉल होगा। अगर किसी दूसरी क्लास में कॉल करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है, वो एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी हमने इस तरह की सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या करने हैं, इंप्लीमेंट करने हैं कि जितने भी हमारे प्रोसीजर हैं, ठीक है, जितना भी हमारा डाटा है वो वहाँ पे अपनी डोमेन एंट्री पॉइंट्स के अंदर क्या हो सके, कॉल हो सके या एक्सेस हो सके। इसके बाद है मॉडुलैरिटी। मॉडुलैरिटी का मतलब है कि अगर हम मॉड्यूल इंप्लीमेंट कर देते हैं, मॉडुलैरिटी के अंदर क्या होता है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास सिक्योरिटी एफर बोथ द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी फंक्शन एज सेपरेट प्रोटेक्टेड मॉड्यूल्स टू द यूज ऑफ द मॉड्यूलर आर्किटेक्चर फॉर द मॉड्यूल, ठीक है, जितने भी हमारे मॉड्यूल आर्किटेक्चर डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी फंक्शन एज सेपरेट प्रोटेक्टेड मॉड्यूल्स एंड टू द यूज़ ऑफ मॉड्यूलर आर्किटेक्चर फॉर मैकेनिज्म डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि हमारे पास क्या है, इंक्रिप्शन है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द यूज़ ऑफ सेपरेट सिक्योरिटी मॉड्यूल्स, कि अगर हम हर मॉड्यूल के ऊपर अलग अलग सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, द डिज़ाइन गोल हेयर इज़ टू प्रोवाइड द कॉमन सिक्योरिटी फंक्शन एंड सर्विसेज। जैसे कि हमारे पास क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन है, जैसे एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ एज कॉमन मॉड्यूल। फॉर एग्जांपल जब हमारे पास डिफरेंट हम क्या कर रहे हैं, प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास डिफरेंट क्या है, प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, एंड एप्लीकेशन है, मेक यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन रेदर देन इम्प्लीमेंटिंग सच फंक्शन इन ईच प्रोटोकॉल, कि अगर हम हर प्रोटोकॉल के अंदर क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ईच मैकेनिज्म शुड बी एबल टू सपोर्ट migration to new technology or upgrade of the new features without requiring an entire system। अब मॉड्यूलैरिटी का हमें क्या फ़ायदा होता है, अगर हम प्रोग्रामिंग की एग्जांपल देखें तो उसमें मॉड्यूल का क्या फ़ायदा होता है, अगर हमें एक मॉड्यूल को अपडेट करने की ज़रूरत है तो दूसरे मॉड्यूल के ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम इस तरह की मॉड्यूलैरिटी मिल के अगर मॉड्यूल बना देते हैं, मॉड्यूलर सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करते हैं, तो अगर हम एक मॉड्यूल के अंदर कोई चेंजिंग कर रहे होंगे, उसके ऊपर कोई रूल्स चेंज कर रहे होंगे, तो उससे दूसरे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसी तरह के डिफरेंट हमारे पास रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं। इसके बाद हमारे पास लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर हमारे पास ये बताया जाता है, जैसे आप लोगों ने सिक्योरिटी के अंदर पढ़ा होगा, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है डिफेंस इन डेप्थ, ठीक है, जितनी हमारे पास डिफेंस होती है कि सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा होगा कि हमारे सबसे पहले फ्रंट लाइन होती है, फिर हमारे पास बैक, फिर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट दूसरी लेयर के ऊपर इंप्लीमेंट, मीन कि अगर फर्स्ट लेयर क्या हो जाती है हमारी ब्रेक हो जाती है तो दूसरी लेयर के ऊपर हम क्या करते हैं, उसको डिफेंस कर सकते हैं अपना। फिर उसके बाद तीसरे लेवल के ऊपर हमारे पास क्या होती है, ये लेयरिंग का कंसेप्ट है। डिफेंस इन डेप्थ का मतलब है मीन कि जितनी भी हमारे पास है हम सिक्योरिटी मल्टीपल लेयर्स के ऊपर क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे अगर आप लोग किसी डाटा वेयर हाउस या डाटा सेंटर के अंदर जाएँ तो पहले हमारे पास उनकी फिजिकल सिक्योरिटी होती है, बैजेस वगैरह, कार्ड वगैरह, ये इंप्लीमेंट किए होते हैं। फिर आगे लॉजिकल सिक्योरिटी मीन के मल्टीपल लेयर्स के अंदर होती है, ठीक है। अगर कोई एक चीज़ ब्रेक हो जाती है, एक लेयर ब्रेक हो जाती है सिक्योरिटी की, तो दूसरी लेयर हमारी प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद हो। यूज़ ऑफ मल्टीपल ओवरलैपिंग प्रोटेक्शन अप्रोच एड्रेसिंग द पीपल टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट्स मीन कि हमारे पास जितने भी हमारे पास लेयरिंग है, लेयरिंग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग मल्टीपल लेयरिंग ओपर लेयरिंग प्रोटेक्शन अप्रोच, ठीक है। हमारे पास होता फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारा कोई भी एक सर्कमस्टेंस या हमारे पास कोई भी इंडिविजुअल प्रोटेक्शन अप्रोच क्या हो रही है, फेल हो रही है, ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम होगा उसको हम विल नॉट लीव द सिस्टम अनप्रोटेक्टेड, ठीक है। तो हमारे बेसिकली हम उस सिस्टम को अनलीव या प्रोटेक्टेड नहीं कर रहे होंगे, मिलकर हमारा वो सिस्टम अभी भी प्रोटेक्टेड फॉर्म के अंदर होगा अगर मल्टीपल लेयरिंग के अंदर उसे क्या कर रहे हैं, हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लीस्ट एस्ट्रोनॉमिस्ट, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि प्रोग्राम ऑफ द यूजर इंटरफेस शुड ऑलवेज रिस्पॉन्ड इन द वे दैट इज लीस्ट लाइकली टू एस्टोनिश द यूज़र, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास है कि जब हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे यूज़र है, फॉर एग्जांपल कोई भी हम मैकेनिज्म इंप्लीमेंट कर रहे हैं ऑथराइजेशन का, शुड बी ट्रांसपेरेंट इनफ टू द यूज़र दैट यूज़र हैज़ गुड इनिशिएटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द सिक्योरिटी गोल्स मैप द प्रोवाइडेड सिक्योरिटी मैकेनिज्म, कि हमारा किस तरह यूज़र क्या कर रहा है, उसका जो इंटरफेस है वो इस तरह का होना चाहिए, ठीक है, कि यूज़र को उसको समझ ले कि मैं किस तरह के सिक्योरिटी मैकेनिज्म को, किस तरह के सिक्योरिटी रूल्स को मैंने क्या करना है, फॉलो करना है, और कैसे मेरी सिक्योरिटी को मैंने क्या करना है, अचीव करना है, और सिक्योरिटी रूल्स को मैं कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ब्रेक नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट हमारे
प्रिंसिपल थे, ठीक है, जो हमारा लास्ट प्रिंसिपल था उसके अंदर हमने यही कहा कि हमारे जितने भी सिक्योरिटी गोल्स हैं, मैप टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी मैकेनिज़्म, ठीक है, हमारे इस सिक्योरिटी मैकेनिज़्म को क्या करने के लिए, मैप करने के लिए, बनाने के लिए बेसिकली ये हमारे प्रिंसिपल हैं जो हमने फॉलो किए कि हमारे क्या रखना चाहिए। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ इनके अंदर कि सबसे पहले हमारे पास हमने ये कहा कि जितना भी इकॉनमी ऑफ मैकेनिज़्म से मुराद हम सिंपल रखना है, फेल सेफ डिफ़ॉल्ट, कि हमें ऐसा मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंट करने हैं कि जो हमारे पास जो ऑथराइजेशन डिसीजन है वो क्या होना चाहिए, किसी डिसीजन की बेस पर होना चाहिए, किसी सिक्योरिटी मैकेनिज्म की बेस पे होना चाहिए, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट उसे क्या जैसे बाय डिफ़ॉल्ट उसे क्या मिल जाती है कि एक्सेस नहीं मिलती, तो इस तरह के हमें रूल्स नहीं इंप्लीमेंट करना चाहिए। उसके बाद मेडिएशन होनी चाहिए, मिनट के वक्त के साथ साथ उसको क्या करते जाना चाहिए, उसको चेक करते जाना चाहिए। जैसे हमारे पास डिफरेंट सिस्टम के अंदर ऑडिट वगैरह होता है, तो इस तरह की कंप्लीट मेडिएशन। ओपन डिज़ाइन के अंदर हमने ये कहा कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो क्या होना चाहिए, सबके सामने ओपन होना चाहिए, लेकिन हमारी जो कीज़ वगैरह हैं वो सीक्रेट होनी चाहिए। उसके बाद सेपरेशन ऑफ प्रिविलेजेस के हर एक की प्रिविलेजेस को क्या कर दें, हम अलग-अलग कर दें। लीज प्रिविलेजेस के अंदर हमने ये कहा कि हर जो जितने भी यूज़र हैं, ठीक है, उनको क्या मिलनी चाहिए, उतनी परमिशन मिलनी चाहिए जितनी उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉमन मैकेनिज्म, हमने कहा कि जो कॉमन फंक्शनैलिटी है वो भी क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी से मुराद कि ऐसा मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना चाहिए जो हमारे यूज़र के लिए एक्सेसिबल हो। ये ना हो कि हमारे यूज़र को कोई एक्सेस की ज़रूरत है और हमने उसको क्या किया हुआ है, डिनाई किया हुआ है। इसी तरह आइसोलेशन के अंदर हमने ये कहा कि सबको क्या करना चाहिए, सेपरेट इंप्लीमेंट करनी चाहिए। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि हमारे जितने भी प्रोसेसेस हैं या जितना भी डाटा है वो वहाँ पे एक्सेसिबल होना चाहिए जहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है, अदरवाइज़ दूसरों को वो हमारे प्रोसेसेस एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने क्लासेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लासेस की एग्जांपल दी, ठीक है। इसके मॉड्यूलरिटी का मतलब मैंने कहा कि हम हर मॉड्यूल के ऊपर कि अगर हम डिफरेंट मॉड्यूल्स बना दें, सिक्योरिटी के एक्सेप्ट बना दें और उनके ऊपर अलग से क्या कर दें, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करें, उसका हमें ये फ़ायदा होगा। हमने ये कहा कि अगर हम कहीं पे एक जगह पे चेंजिंग करते हैं, सिक्योरिटी मैकेनिज्म में तब्दीली आती है, तो बाकी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेयरिंग के अंदर हमने ये कहा कि मल्टीपल लेयर्स बना दें अपनी सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करते हुए, कि अगर एक जगह से हमारी सिक्योरिटी क्या हो जाती है, कंप्रोमाइज़ हो जाती है, तो दूसरी जगह पे हम ये ना कहें कि हमारा सिस्टम जो है क्या हो, अनप्रोटेक्टेड पड़ा हुआ है, उसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। तो हमारी लेयर अगर दूसरी लेयर्स के ऊपर हमारे पास क्या होगी, सिक्योर होगी, तो इट्स मीन अभी हम ये कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम अभी भी अंडर कंट्रोल है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लीस्ट एस्ट्रोनॉमिस्ट, हमने ये कहा कि इसको क्या करना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखना ये है हमारे पास ये सिक्योरिटी प्रिंसिपल थे। इन सिक्योरिटी प्रिंसिपल को हमने क्या करते हुए फॉलो करते हुए हम अपना एक नया सिस्टम बना सकते हैं, सिक्योर सिस्टम बना सकते हैं। अटैक सर्विसेज एंड अटैक ट्रीज। अटैक सर्विसेज से क्या मुराद है कि हमारे पास जितने भी अटैक सर्विसेज, जितनी भी हमारी ऐसी सर्विस है, ठीक है, या फिर अटैक अगर ट्रीज़ की बात करते हैं या अटैक सर्विस की बात करते हैं, ठीक है। अटैक सर्विस के अंदर हमारे पास क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ द रीचेबल एंड एक्सप्लोएटेबल, जिसके अंदर हमारे पास रीचेबल एंड एक्सप्लोएटेबल वर्नरेबिलिटीज़ जहाँ पे हमारे पास मौजूद होंगी, जिससे हमारे पास क्या हो सकता है, कोई भी सिस्टम, ठीक है, कंप्रोमाइज़ हो सकता है, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल दी हुई है कि हमने कोई पोर्ट्स ओपन छोड़ी हुई हैं या सर्विसेज अवेलेबल हैं फॉर इनसाइड द फायरवॉल कोड, ठीक है, दैट प्रोसेसेस इनकमिंग डाटा, वेब फॉर्म्स हैं, या सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू अटैक हो सकता है। तो जहाँ से हमारे पास क्या हो सकता है, अटैक हो सकता है, वो हमारी क्या कहलाती है, अटैक सर्विस कहलाती है, ठीक है। जिसे हमारे पास रीचेबल एंड एक्सप्लोएटेबल वर्नरेबिलिटीज़ इन अ सिस्टम के अंदर जहाँ से कोई इन हो सकता है, वो हमारा क्या है, डिफरेंट हमारे पास अटैक सरफेस कहलाती है। जैसे अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दे, ओपन पोर्ट की एग्जांपल दी कि जैसे हमारे पास ओपन पोर्ट है, ठीक है, वेब एंड अदर सर्विसेज कोड लिस्टिंग पोर्ट्स हमारी ओपन होती हैं, ठीक है। जैसे सर्विसेज कुछ अवेलेबल होती हैं, ठीक है, इनसाइड द फायरवॉल सब यूज़र को क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली अटैक सर्विसेज हैं, जिसको हमें क्या करना है। अब इसकी कैटेगरीज क्या होती है, अटैक सर्विसेज हमारे पास क्या होती हैं, 3 तरह की हो सकती हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, नेटवर्क अटैक सर्विस हो सकती है। नेटवर्क अटैक सर्विस से क्या मुराद है, ठीक है, कि हमारे पास कोई भी कैटेगरी है, वर्नरेबिलिटीज ओवर एन इंटरप्राइज नेटवर्क, अगर हमारे नेटवर्क के ऊपर क्या है, कोई वर्नरेबिलिटी मौजूद है, तो वो हमारी क्या है, नेटवर्क अटैक सर्विस है। इसी तरह हमारे पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर अटैक सर्विस, इसका मतलब है अगर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम मौजूद है, ठीक है, वर्नरेबिलिटीज मौजूद है हमारी एप्लीकेशन के अंदर या यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो हमारे पास सॉफ्टवेयर अटैक सर्विस कहलाएगी। इसी तरह ह्यूमन अटैक सर्विसेज का क्या मुराद है कि इसके अंदर हमारे पास जो लोगों की वजह से, जो हमारे पास आउटसाइडर्स हैं, ठीक है, या सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू या ह्यूमन एरर की वजह से जो हमारे पास क्या है, या अगर हम ये कहें कि इनसाइडर के ऊपर जो हमारा ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट की वजह से, ठीक है, जो हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, वो हमारी क्या है, ह्यूमन अटैक सर्विस कहलाती है, यानी लोगों की वजह से क्या हो सकता है, हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। अब हमारे पास गोल क्या है इसका,
ठीक है, ये अटैक गोल इज आइडेंटिफाई द अटैक सरफेस, कि हम अपने सिस्टम के अंदर वो अटैक सरफेसेस, वो वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढें जहाँ जहाँ से हमें अटैक हो सकता है। ठीक है, एंड मेक देम स्मॉलर बाय प्लेसिंग द सिक्योरिटी मैकेनिज्म, और उनके ऊपर सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करते हुए अपने रिस्क को, ठीक है, हमारे पास जो अटैक हो सकता है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकें, मिटिगेट करें, कि हम कहें कि कम से कम इस तरह का मैकेनिज्म हो कि हमें कम से कम क्या हो, अटैक के चांसेस हो, ठीक है, हमें कम से कम खतरा हो। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं अटैक ट्री की, कि अटैक ट्री क्या होता है, ठीक है, अटैक ट्री के अंदर हमारे पास जो एक ब्रांचिंग मैकेनिज्म है या हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हमारे पास बेसिकली पोटेंशियल टेक्निक फॉर एक्सप्लॉइटिंग द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, कि हमारी ये एक टेक्निक है जिसके अंदर हम अपने सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सिक्योरिटी इंसिडेंट जितने भी होते हैं, दैट इज़ द गोल ऑफ अटैक टू रिप्रेजेंट द रूट नोड। ठीक है, हमारे पास सिक्योरिटी इंडेंट दैट इज़ द गोल ऑफ अटैक इज रिप्रेजेंट एज द रूट नोड ऑफ द ट्री। तो ट्री के वो क्या होते हैं, हमारे पास रूट नोड होते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को डायग्राम से समझा दूंगा कि हमारे पास किस तरह ये रूट नोड है, उसे हम अटैक जहाँ से करते हैं। एंड द वेज एन अटैकर कुड रीच द गोल आर इंटेरियर ट्री। ठीक है, हमारे पास जितने भी वो हमारे पास पॉइंट हैं, ठीक है, अटैकर कुड रीच दैट गोल आर इंटरेटिवली एंड इंक्रीमेंटली रिप्रेजेंटेड अ ब्रांच। ठीक है, ब्रांचेज जितने भी हमारे पास वो वे जिसे अटैकर क्या करता है, हमारे सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, बार बार अटैक करता है, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ब्रांचेज एंड सब नोड्स ऑफ द ट्री। उसको हम ट्रीज के क्या कहते हैं, ब्रांचेज या सब नोड्स कहते हैं। ठीक है, ईच नोड अदर देन अ लीफ नोड, जितने भी लीफ नोड के अलावा बाकी सारे नोड होते हैं, उनके ऊपर एंड नोड एंड आर नोड उनको कहा जाता है। एंड नोड क्या होता है, द सब गोल्स रिप्रेजेंटेड बाय ऑल ऑफ दैट नोड्स, सब नोड मस्ट बी अचीव। ठीक है, आर नोड एटलीस्ट वन ऑफ द सब गोल्स मस्ट बी अचीव। यानी इसका मतलब क्या होता है, टू अचीव द गोल ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय एंड नोड और आर नोड। ठीक है, अब हमारे इसका मकसद क्या है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। ब्रांचेस कैन बी लेबल्ड विद द वैल्यूज़, जैसे यहाँ पे देखें कि ब्रांचेस को हम क्या कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं, उनके ये बता सकते हैं, ठीक है, किसी भी वैल्यू से, डिफ़िकल्टी से, कास्ट और द अटैक, कि हमारे पास यहाँ से कितनी कास्ट हो सकती है, क्या अटैक हो सकता है, सो दैट अल्टरनेटिव अटैक्स कैन बी कंपेयर, जितने भी हमारे इसके अल्टरनेटिव अटैक हैं वो हो सकते हैं। अब बेसिकली इसका मकसद क्या है अटैक ट्रीज़ का। इन अटैक ट्रीज़ के अंदर हम क्या देखते हैं, मैं आप लोगों को एक इसकी समरी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ठीक है, आप लोगों को इतना हम इसके अंदर अपनी वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढते हैं, फिर उस वल्नरेबिलिटीज़ का हम ये देखते हैं कि उसके कितने चांसेस हैं अक्रेंस के, फिर उस चांसेस के अंदर हम ये देखते हैं कि हमें उसकी कितनी कास्ट बेयर करनी पड़ेगी। अब वो जो हमें कास्ट बेयर करनी पड़ रही है, अगर हम उसके ऊपर कोई कंट्रोल लगाते हैं, मैकेनिज्म लगाते हैं, ठीक है, उसकी कास्ट, या अगर अटैक अकर हो जाता है, अटैक होने के बाद हमें कितना नुकसान होगा, ठीक है, हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं। इस कंपैरिजन में हम ये सारी चीज़ें, इनको कास्ट कंपैरिजन कहा जाता है। कास्ट कंपैरिजन करने के बाद, ठीक है, हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर कोई सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमें इस डायग्राम के अंदर हमें दिखाया गया है, इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं, ठीक है, इस एग्जांपल के अंदर कि हमारा एक अटैक ट्री एनालिसिस फॉर इंटरनल बैंकिंग, हमारे जितनी भी बैंकिंग ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन हैं उसका क्या दिया गया है, हमें ये एक ट्री दिया गया है। ठीक है, द रूट ऑफ द ट्री इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अटैकर। जितने भी रूट हैं ना, बेसिकली वो किसका, अटैकर का ऑब्जेक्टिव है। अटैकर ने वहाँ से क्या करना है, अटैक करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जितने भी शेडेड बॉक्सेज हैं इस ट्री के ऊपर, ये हमारे लीफ नोड हैं। ये आप लोगों को जितने भी इसके ऊपर शेडेड बॉक्सेज नज़र आ रहे हैं, ये हमारे क्या हैं, बेसिकली लीफ नोड है। ठीक है, जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इवेंट्स दैट कंप्रोमाइज द अटैक। ठीक है, यानी हमारे पास कोई ये वो इवेंट हैं जहाँ हमारे साथ क्या हो सकता है, अटैक हो सकता है। ठीक है, अब इस ट्री के अंदर देखें, ऑल नोड्स अदर देन, जितने भी ये लीफ नोड हैं सारे और नोड्स हैं हमारे इसके अंदर। जितने इस ट्री के अंदर अगर हम एग्जांपल लें तो बाकी सारे नोड्स क्या हैं, हमारे पास आर नोड्स हैं। तो अब हमारे एनालिसिस टू जनरेट दिस ट्री कंसिडर द 3 कंपोनेंट इन्वॉल्व इन द ऑथेंटिकेशन, कि हमें इसके अंदर देखते हैं कि हमारे 3 कंपोनेंट हैं इस पूरी ऑथेंटिकेशन के अंदर। ये जो आप लोगों को डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सबसे ये है यूज़र टर्मिनल एंड यूज़र, UTU यूज़र टर्मिनल एंड यूज़र। अब इसका क्या मतलब है कि जो ये हमारे पास अटैक हैं, ठीक है, दीज अटैक टारगेट द यूज़र इक्विपमेंट। इस तरह के जो अटैक होते हैं यूज़र टर्मिनल के ऊपर या यूज़र के ऊपर, वो यूज़र इक्विपमेंट से होते हैं। ठीक है, यूज़र इक्विपमेंट को टारगेट करते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, इंक्लूडिंग द टोकन दैट मे बी इन्वॉल्व सच एज स्मार्ट कार्ड्स हो गए और अदर पासवर्ड जनरेटर्स,
एज वेल एज द एक्शन ऑफ द यूज़र, या यूज़र के क्या हो गए, हमारे पास कोई एक्शन हो गए, ये यूज़र टर्मिनल या यूज़र इक्विपमेंट के ऊपर क्या होते हैं, इस तरह के अटैक्स होते हैं। उनका टारगेट क्या होता है, यूज़र इक्विपमेंट होता है। इसी तरह हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल के अंदर सीसी। अब जो इस तरह के हमारे पास हैं अटैक्स हैं, ये किसके ऊपर, कम्युनिकेशन लिंक के ऊपर क्या करते हैं, अटैक होते हैं, ठीक है। जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल होगा या लिंक होगा, ठीक है, जो भी हम यूज़ कर रहे होंगे उस लिंक के ऊपर जो अटैक होंगे वो हमारे पास सीसी अटैक्स होंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग सर्वर, IBS, इंटरनेट बैंकिंग सर्वर के ये जो हमारे पास दीज टाइप्स ऑफ अटैक और ऑफलाइन अटैक अगेंस्ट द सर्वर दैट होज द इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन, ठीक है। इस तरह के जितने भी अटैक्स होंगे, ठीक है, ये हमारे किसके ऊपर होते हैं, ऑफलाइन अटैक्स होते हैं, और बेसिकली ये हमारे बैंकिंग एप्लीकेशन या उसके थ्रू, ठीक है, सर्वर के ऊपर डायरेक्ट क्या होते हैं, हमारे अटैक होते हैं। तो हमारे पास ये जो डिफरेंट 5 ओवरऑल अटैक कैटेगरीज, हमारी डिफरेंट अटैक कैटेगरीज क्या हैं, 5 डिफरेंट अटैक कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई की गई हैं या एक्सप्लोर की गई हैं, जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, यूज़र क्रेडेंशियल कंप्रोमाइज़ के, यूज़र के जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, पासवर्ड हो गया, यूज़र नेम हो गया, वो कंप्रोमाइज़ होते हैं। इंजेक्शन ऑफ द कमांड के कमांड्स, डिफरेंट कमांड्स क्या की जाती हैं, इंजेक्ट की जाती हैं। इसके बाद हमारे पास यूज़र क्रेडेंशियल गेसिंग सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू उसको गैस किया जाता है, या सिक्योरिटी पॉलिसीज़ वायलेट की जाती हैं, ठीक है, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के ऊपर इंप्लीमेंट की जाती है। यूज़ ऑफ अननोन ऑथेंटिकेशन सेशन, ठीक है, अननोन ऑथेंटिकेशन सेशन अगर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट अटैक की कैटेगरीज हैं। तो हमारे कंप्यूटर जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है वो कौन सी है, कंप्रीहेंसिव सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इन्वॉल्व 3 एस्पेक्ट्स, 3 तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं। स्पेसिफिकेशन पॉलिसी, इट्स मीन कि हमारे पास व्हाट इज़ द सिक्योरिटी मैकेनिज्म या सिक्योरिटी से कहीं, ठीक है, सपोज टू डू, हमें कौन सी सिक्योरिटी, सबसे पहले स्पेसिफिकेशन पॉलिसी बनानी है कि हमने कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी है या सिक्योरिटी स्कीम यूज़ करनी है, ठीक है, सिक्योरिटी सपोज टू डू कि हमें कौन सी सिक्योरिटी स्कीम क्या करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, हाउ डज इट डू, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म से मुराद यह कि ये कैसे काम करेगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी हमें क्या करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। उसके बाद करेक्टनेस एंड एश्योरेंस, डज इट रियली वर्क, कि ये जो हमने सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है, ठीक है, ऊपर हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन पॉलिसी बनाई है या इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी मैकेनिज्म बनाया है, तो ये क्या काम भी करेगा या नहीं करेगा, तो इसकी हमने एश्योरेंस लेनी है, ठीक है, उसकी करेक्टनेस करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कंप्यूटर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है। कंप्यूटर सिक्योरिटी पॉलिसी जो भी मैंने आप लोगों को डिस्कस समरी में बता दिया है, सिक्योरिटी पॉलिसी इज द इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजायर्ड सिस्टम बिहेवियर enforced by the system technical control as well as its management and operational control। जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ है वो कौन कंट्रोल करता है, कौन उसको मैनेजमेंट करता है, हमारी अपर मैनेजमेंट हो गई या हमारे पास ऑपरेशनल जो हमारे पास कंट्रोल टीम होगी वो उसे क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। फैक्टर कंसिडर्ड व्हेन फार्मूलेशन ऑफ द सिक्योरिटी पॉलिसीज़, जब हम एक सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बना रहे हैं तो उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर हमारे पास क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ एसेट बीइंग प्रोटेक्टेड, कि हम जो चीज़ प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसका क्या एसेट है, ठीक है। द वल्नरेबिलिटीज ऑफ द सिस्टम, और हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। पोटेंशियल थ्रेट्स एंड लाइकलीहुड अटैक, कि हमें कौन कौन से थ्रेट्स हैं या उस तरह से मिलते जुलते हमें कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं। अब ट्रेड ऑफ्स पे क्या मुराद है, मिलके हमें कुर्बानी देनी पड़ती है 2 चीज़ों में। एक चीज़ या तो हमें, ठीक है, 2 चीज़ें 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, हमारे पास मैं एग्जांपल देता हूँ, फंक्शनैलिटी, सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी। अगर हम तीनों में से देखें, अगर मैं फंक्शनैलिटी बढ़ाता हूँ तो बाकी 2 चीज़ें मेरी क्या करेंगी, उसे मुझे ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। मीन कि अगर फंक्शनैलिटी बढ़ेगी तो सिक्योरिटी के ऊपर मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और उसके इजी टू यूज़ जो है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं क्या करता हूँ, फंक्शनैलिटी कम रखता हूँ, ठीक है, सिक्योरिटी बढ़ाता हूँ, तब मुझे उसकी फंक्शनैलिटी क्या करनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी, उसके ऊपर कुर्बानी देनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह एक चीज़ को अगर हम बढ़ाएंगे तो बाकी 2 के हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं ईज़ ऑफ यूज़, ठीक है, वर्सेस सिक्योरिटी, कि हमें अगर उसको आसानी से क्या करना है, इतना ईजी टू यूज़ बनाना है तो हमें सिक्योरिटी कम रखनी पड़ेगी, ठीक है। कास्ट ऑफ द सिक्योरिटी वर्सेस कास्ट ऑफ द फेलियर एंड रिकवरी, तो हमें या तो सिक्योरिटी की कास्ट बेयर करनी पड़ेगी या फिर हमें ये करना पड़ेगा कि हमें जो दूसरे सिक्योरिटी की कास्ट बेयर करनी पड़ेगी या फिर उसे अनसिक्योर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हुए हमें क्या रखना पड़ता है, इनके दरमियान कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इन्वॉल्व द फुल कम्प्लीमेंट्री कोर्सेज ऑफ द एक्शन, कि हमें हर हाल में जब सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो 4 चीज़ें हैं, हमने प्रिवेंट करना है अपने रिसोर्सेज को, ठीक है। अगर प्रिवेंशन हमारी क्या हो गई, पहले तो फेल हो गया, अगर कोई एरर अकर हो जाता है तो फिर हमने उसे डिटेक्शन करनी है। डिटेक्ट करने के बाद अगर हमारा एरर या हमारे पास फेलियर डिटेक्ट हो जाती है फिर उसको रिस्पॉन्स करना है,
ठीक है, रिस्पॉन्स करने मीन के उसको रिस्पॉन्स करने के बाद ताकि फ्यूचर में हमें कोई एरर अकर ना हो, और फिर उसकी रिकवरी कि अगर जो हमारा लॉस्ट हुआ है तो उसे हमने क्या करना है, रिकवर क्या करना है। तो सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन में हमारे ये जो 4 कंप्लीमेंट हमारे एक्शन हैं ये हमें लाजमी लेने पड़ते हैं, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अश्योरेंस एंड इवेल्युएशन कि हमने किस चीज़ की अश्योरेंस देनी होती है। द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन हैज़ दैट सिक्योरिटी मेजर बोथ टेक्निकल एंड ऑपरेशनल वर्क एज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द सिस्टम एंड द इंफॉर्मेशन इट प्रोसेसेस। मीन के हमारे पास कितना हम एश्योर हैं, कितना हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी है, ठीक है, जो टेक्निकल है या ऑपरेशनल है, ठीक है, वो हमारे रिसोर्सेज को, हमारे प्रोसेसर को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। इसके बाद इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के अंदर हमने ये देखना है द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग अ कंप्यूटर प्रोडक्ट और सिस्टम विद द रिस्पेक्ट टू सर्टेन क्राइटेरिया। किसी एक क्राइटेरिया की बेस के ऊपर हम उसे क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएशन इन्वॉल्व द टेस्टिंग एंड मे आल्सो इन्वॉल्व द फॉर्मल एनालिटिक एंड मैथमेटिकल टेक्निक, कि हम उसके अंदर टेस्टिंग कर रहे हैं या कोई मैथमेटिकल टेक्निक जो सिस्टम हम डिप्लॉय कर रहे होते हैं, तो हमने 2 चीज़ें ये लाजमी देखनी होती है। सबसे पहले ये हमें इंश्योरेंस करनी होती है कि हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, जो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है, क्यों हमारे कितने हमारे लिए क्या है सेव हैं, हम कितना उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, रिलाय कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास फिर उसकी वैल्यूएशन की जाती है, किसी एक बेसिक क्राइटेरिया की बेस के ऊपर उसको क्या किया जाता है, बेंचमार्क किया जाता है। ठीक है, अगर वो हमारे उस क्राइटेरिया के ऊपर आ रहा था तो उसकी वैल्यूएशन कंप्लीट हो रही होती है, उस क्राइटेरिया के ऊपर हो रही होती है, तो हम उसके ऊपर हम अश्योर कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है, सिक्योर है, तो हम उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने इसके अंदर क्या देखा, व्हाट इज़ मेड बाय CIA ट्रेड, हमारे जो रिव्यू है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाटा इंटेग्रिटी एंड सिस्टम इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी से क्या मुराद है और सिस्टम इंटेग्रिटी से क्या मुराद है। लिस्ट एंड ब्रीफली डिफाइन द कैटेगरीज पैसिव एंड एक्टिव अटैक। ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है जिसको आपने क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को नज़र आ रही है, तो इसके आपको रिटन फॉर्म में आप इसे लिखेंगे और मुझे क्या करेंगे, मेल करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो हम बेसिकली सिक्योरिटी के बारे में, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल हमारे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, होप सो आप लोग इसे गौर से सुनेंगे और इसको मज़ीद पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप लोग मेल करके, कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं।